हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी। तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है यानी कि टेस्टिस, उसके बारे में पढ़ा था। लेकिन अभी सेमिनिफेरस टिब्यूल को अंदर से देखना है और स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस, ये दो चीजें इसमें रह गई हैं, वो भी देख लेते हैं। ये क्या है? ये क्यों आ रहा है बीच में? ऐसे ही So penis is an intromittent organ. Intromittent organs are the adaptation for terrestrial mode of life. पहले क्या हुआ था कि पहले सारे जानवर जो थे वो पानी में जो रहते थे, तो मेल अपने गैमीट पानी में रिलीज कर देता था और फीमेल भी अपने गैमीट पानी में रिलीज कर देती थी, और मेल गैमीट स्विम करते हुए फीमेल गैमीट तक पहुंचते थे और फर्टिलाइजेशन होता था। लेकिन बाद में जब जानवर जमीन पे आके रहने लग गए तो मीडियम खत्म हो गया जिसमें स्विम करके मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचेंगे। तो अभी जरूरत महसूस हुई कि फीमेल अपने गैमीट को अपनी बॉडी में होल्ड करके रखे और मेल अपने गैमीट को फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज करे, जहां पाए जाने वाले फ्लूइड में स्विम करके मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचे और फर्टिलाइजेशन करे। अब भले ही फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज्ड एग बाहर आ जाए, जैसा कि रेप्टाइल, एवीज और प्रोटोथीरिया में होता है, या फर्टिलाइज्ड एग भी अंदर ही डेवलप हो, जैसा कि मेटाथीरिया और यूथीरिया में होता है, यानी कि विविपेरी। So internal fertilization is an adaptation for terrestrial mode of life. Internal fertilization के बाद भले embryonic development अंदर हो या बाहर हो, तो this is an adaptation for terrestrial mode of life. So what are the adaptations for terrestrial mode of life? जमीन पे रहने के लिए पहला था इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए हमें जरूरत है इंट्रोमिटेंट ऑर्गन्स की। इंट्रोमिटेंट ऑर्गन वो ऑर्गन है जो फीमेल बॉडी में मेल गैमेट को रिलीज करेंगे, ठीक है। सो एनी सच ऑर्गन विच मे बी इंट्रोड्यूस्ड टू रिलीज फीमेल गैमेट, रिलीज मेल गैमेट inside the female genital tract is known as an intromittent organ. So intromittent organ again are adaptations for terrestrial mode of life. ट्रू कोपुलेशन, ट्रू कोपुलेशन वो होता है जिसमें मेल गैमीट जो है फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज हो, जैसे फ्रॉग वगैरह में फॉल्स कोपुलेशन होता है एम्प्लेक्सस, जिसमें मेल गैमीट बाहर पानी में रिलीज होते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज नहीं होते हैं। तो ट्रू कोपुलेशन हो गया, इंट्रोमिटेंट ऑर्गन हो गए, और एडॉप्ट और क्या एडॉप्टेशन है टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ के लिए? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और कुछ और भी है जो मैं बाद में बताऊंगा आपको, जैसे क्लीडोइक एग्स। ये वो एग्स होते हैं जिनके ऊपर हार्ड शेल होती है, क्योंकि अगर हार्ड शेल नहीं होगी तो पानी इवोपरेट हो जाएगा एक के अंदर से, मतलब एम्ब्रियो डिहाइड्रेट हो सकता है ना। और इसके अलावा भी कुछ और पढ़ेंगे एक्वेटिक मीडियम वगैरह के लिए एमनियन एंड एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये हम आगे वाले टाइम, अभी आगे वाले चैप्टर्स में इनको देखेंगे। फिलहाल मैंने आपको एक जगह पे सारे मेन एडॉप्टेशंस फॉर टेरेस्टेरियल मोड ऑफ लाइफ रिलेटेड टू एम्ब्रियोलॉजी, रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन लिख दिए हैं, है ना, या रिलेटेड टू एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहाँ पे बताए हैं। ऐसे तो बहुत सारे टेरेस्टेरियल मोड के लिए एडॉप्टेशन है, जैसे लिम्स, लंग्स, है ना, वो सब हम बाद में देखेंगे। पर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो एडॉप्टेशन है टेरेस्टेरियल मोड ऑफ लाइफ के लिए, वो ये कुछ मेन एडॉप्टेशन हैं। क्योंकि अब हवा में गैमीट नहीं उड़ पाएंगे यहाँ पे, तो फीमेल बॉडी के अंदर जो फ्लूइड रिलीज हो रहा है जिसमें मेल गैमीट स्विम करेंगे, तो ये सब एडॉप्टेशन किस लिए होते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन को सफल बनाने के लिए। तो पेनिस इज वन सच इंट्रोमिटेंट ऑर्गन व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी, and if we observe the structure of penis,
इट इज अ सिलेंड्रिकल ऑर्गन मेड अप ऑफ 3 सिलेंडर्स। जैसे सपोज मेरे पास 3 पेन है यहाँ पे, अब ये 3 पेन है, तो ये एक पेन एक सिलेंडर है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। अगर मैं इन तीनों सिलेंडर्स को एक साथ ऐसे रखूं और इसको एक रुमाल से या कपड़े से या किसी चीज से बांध दूं, तो ये 3 सिलेंडर मिलके एक सिलेंडर बना रहे हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। देयर आर 2 सिलेंडर्स जो ऊपर हैं, जो ये ब्लैक वाले पेन आपको दिख रहे हैं, और एक सिलेंडर नीचे है जो आपको ये रेड वाला पेन दिख रहा है। ठीक है, तो इस चीज को अगर हम टीएस और एलएस में देखें, तो पहले तो ऐसे टीएस में काट के देखते हैं और फिर ऐसे एलएस में देखते हैं। तो अगर ट्रांसफर सेक्शन में हम देखेंगे तो द 3 सिलेंडर्स आर लाइक दिस। ऊपर वाले जो 2 सिलेंडर हैं ये कहलाते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम, प्लूरल में बोलेंगे तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, तो ये जो कॉर्पस कैवर्नोसम है, मैं शॉर्ट में यहाँ पे बस सी करके लिख रहा हूँ, कॉर्पस कैवर्नोसम, ये ऊपर है, और नीचे एक सिंगल सिलेंडर है जिसे कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, जो एक ही है। तो 2 कॉर्पस कैवर्नोसम और एक कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है यहाँ पे, ये नीचे। लेकिन जो यूरेथ्रा पास होती है, ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, CS लिख दिया मैंने। तो यूरेथ्रा जो पास होती है ना, वो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से ही पास होती है। कहने का मतलब यहाँ पे यूरेथ्रल मीटर या अपर्चर है, ये यहाँ से यूरेथ्रा पास हो रही है सपोज, तो ये इसके अंदर से यूरेथ्रा पास हो रही है। तो ट्रांसफर सेक्शन में आपको यहाँ पर ये 3 सिलेंडर्स दिख रहे हैं, और इसी चीज को अगर लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में या एलएस में देखते हैं, तो जो रूट ऑफ द पेनिस है, वहां पे जो मसल्स होती हैं, इन मसल्स को कहा जाता है क्रूरा मसल्स। सो दे फॉर्म द रूट ऑफ द पेनिस। इसके बाद बॉडी ऑफ द पेनिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द शाफ्ट एंड द ग्लांस पेनिस। Say this part is the shaft and the terminal small part is known as the glans penis. Now shaft के अंदर 3 सिलेंडर्स हैं। ऊपर में जो 2 सिलेंडर्स हैं इनको हम बोलते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम। साइड व्यू में एक दिख रहा है, पर ये एक नहीं है, ये 2 हैं। तो ये कॉर्पस कैवर्नोसम है और ये 2 हैं। ठीक है, साइड व्यू में एक दिख रहा है। नीचे एक सिंगल कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ग्लांस पेनिस वाला हिस्सा भी बना रहा है। तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ग्लांस और शाफ्ट दोनों में है, लेकिन वो एक ही है। ठीक है, कॉर्पस कैवर्नोसम 2 हैं, लेकिन वो सिर्फ कौन से वाले हिस्से में है? वो सिर्फ शाफ्ट वाले हिस्से में ही है। तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एक ही है, पर वो ग्लांस पेनिस बना रहा है पूरा। और जो यूरेथ्रा है वो भी कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के थ्रू ही यहाँ से ऐसे ट्रेवल कर रही है। यूरेथ्रा की ओपनिंग जो है उसको हम पिनाइल मीटस कहते हैं। जहां पर कॉर्पस स्पॉन्जियोसम मतलब शाफ्ट ग्लांस से सेपरेट होता है, यहाँ पे एक सर्कुलर सा डिप्रेशन है विच इज नोन एज कोरोना ग्लैंडिस। और कोरोना मीन्स सर्कुलर या क्राउन लाइक सर्कुलर स्ट्रक्चर। ये शाफ्ट को ग्लांस से सेपरेट करता है। ग्लांस के ऊपर की जो स्किन है वो रिट्रैक्टेबल या मूवेबल है, इसे प्रीप्यूस कहा जाता है। और इसके नीचे कुछ प्रीप्यूसियल ग्लैंड्स होते हैं जो स्मैग्मा नाम का ऑयली सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जो ग्लांस पेनिस को लुब्रिकेट भी करता है। इन्हीं प्रीप्यूसियल ग्लैंड्स को टाइसन ग्लैंड्स कहा जाता है अदर एनिमल्स में। ह्यूमन में क्या कहा जाता है? प्रीप्यूसियल ग्लैंड। क्वेश्चन आएगा टाइसन ग्लैंड किस में होते हैं, तो आंसर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, है ना। तो ये टाइसन ग्लैंड्स भी कहलाते हैं। ग्लांस पेनिस को प्रीप्यूस से जोड़ती हुई एक छोटी सी कॉर्ड जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम फ्रेनुलम प्रीप्यूस बोलते हैं। नीचे जैसे टंग के नीचे फ्रेनुलम होती है ना, टंग को फ्लोर से जोड़ती है, वैसे ही यहाँ तो ये फ्रेनुलम प्रीप्यूस है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द पेनिस। नाउ in certain religions like Jews and Islam, prepuce is
कट एंड रिमूव, और ग्लांस पेनिस जो होता है वो हमेशा अनकवर्ड रहता है। तो ये एक रिलीजियस कस्टम है, इसका कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं है। दिस इज नोन एज सर्कमसिजन। तो ये हो गया यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऑफ द पेनिस। नाउ फिजियोलॉजी या मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ पेनिस में हम देखेंगे इरेक्शन ऑफ पेनिस। फॉर being an intromittent organ or being able to introduce inside the female body, the structure of the penis has to be hard and enlarged, and this is achieved by vascular phenomena. So the entire erection of penis जो है वो एक vascular phenomena है। Now what is a vascular phenomena? Which is dependent on the blood flow. ठीक है, so it is a vascular phenomena under the control of ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इट इज अ वेस्कुलर, जितना हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा, पर ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो इट इज अ वेस्कुलर फिनोमेना अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या एएनएस। नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस एक्ट, ये जो सिलेंडर्स होते हैं, एक साइकिल की ट्यूब है, उसमें हवा नहीं भरी है तो वो पिचकी हुई है और उसका कोई प्रॉपर शेप भी नहीं है। उसमें हवा भर देंगे तो वो अपने प्रॉपर शेप में आ जाती है। इसी तरह से एक शैम्पू का पाउच अगर वो खाली है तो वो पिचका हुआ है, लेकिन अगर उसमें फ्लूइड भरा हुआ है तो वो अपने शेप में आ गया। इसे बोलते हैं टर्जिड। टर्जिड और फ्लैसिड ये वर्ड सुने होंगे आपने। सो वैसे ही क्या होता है यहाँ पे कि नॉर्मली ये जो कॉर्पस कैवर्नोजम के सिलेंडर्स हैं, इनके अंदर बहुत सारे साइनसेस होते हैं जिनमें एडिशनल अमाउंट ऑफ ब्लड भर सकता है, लेकिन नॉर्मली नहीं भरा हुआ होता। तो ये दोनों सिलेंडर कैसे होते हैं? फ्लैसिड। इसी तरह से कॉर्पस स्पॉन्जियोजम में भी कुछ साइनसेस हैं जिनमें एडिशनल अमाउंट ऑफ ब्लड भर सकता है, नॉर्मली नहीं भरा होता है, तो नॉर्मली ये भी फ्लैसिड होते हैं। During sexual excitement, penile artery dilates. Dilation of the penile artery increases the blood flow into the penis. और इस वक्त इरेक्शन ऑफ पेनिस के लिए जो क्रूरा मसल्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी या रिलैक्स करेंगी? ये रिलैक्स करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, रिलैक्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड पेनिस में इंटर हो सके, जिसकी वजह से ये सिलेंडर्स एनलार्ज होंगे और ये फूल के हार्ड हो जाएंगे और टर्जिड हो जाएंगे। तो दिस इज नोन एज इरेक्शन ऑफ पेनिस विच इज डिपेंडेंट ऑन द ब्लड फ्लो। Now there are two things which you should know, and these are two terms. One is impotency and other is sterility. So what is the difference between impotency and sterility? यहाँ लिख दूं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनका आपस में एक दूसरे से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। इम्पोर्टेंसी मतलब होता है फेलियर ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस। सो ऑब्वियसली ये फिनोमेना सिर्फ और सिर्फ मेल में होगा, जबकि फेलियर ऑफ गैमिटोजेनेसिस, गैमिटोजेनेसिस मतलब गैमीट बनना, स्पर्म नहीं बन रहे हैं या फीमेल में ओवम नहीं बन रहा है, तो फेलियर ऑफ गैमिटोजेनेसिस, इसको क्या कहा जाता है? स्टेरिलिटी। ये मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है। सो दीज आर टू डिफरेंट फिनोमेना। कोई जरूरी है नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट होगा पर वो स्टेराइल नहीं है, कोई स्टेराइल है पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई स्टेराइल है पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वाइफ में प्रेगनेंसी नहीं हो रही, उनको बच्चा नहीं हो रहा है। दूसरा है कि कोई इंपॉर्टेंट है लेकिन वो स्टेराइल नहीं है, तो उसमें हम लोग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कोई टेक्निक यूज करके वाइफ में प्रेगनेंसी करवा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट और स्टेराइल दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, इनका आपस में एक दूसरे से कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। स्टेरिलिटी के बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंसी के लिए बिकॉज इट्स अ vascular phenomena, so a drug which can be used is sildenafil. Sildenafil is a drug which is sold under the brand name Viagra. Now this drug causes a side effect and that is increase in the diameter of the penile artery. मतलब ये vasodilator ड्रग है एक तरह की, और इसके रिसेप्टर्स ज्यादातर penile artery पे होते हैं। तो सिल्डेनाफिल डिस्कवर तो दूसरे काम के लिए हुई थी, लेकिन ऐसा देखा गया कि इसकी वजह से पिनाइल आर्टरी ज्यादा डायलेट हो रही है और पेनिस में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है। सो लेटर ऑन इट वाज रिफाइंड एंड इज यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट फॉर impotency. However, overdose of sildenafil may cause cardiac arrest and immediate death. तो ये होगी कुछ रिलेटेड बातें जिन पे क्वेश्चन आ सकता है इरेक्शन ऑफ पेनिस से। अब बस इतना ही है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ से कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ये बनाना है तो बना सकते हैं।
तो क्या हमने नोट किया, एक तो अडॉप्टेशंस फॉर टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ, इम्पोर्टेंसी और स्टेरिलिटी का डिफरेंस, और क्वेश्चंस रिलेटेड टू इरेक्शन ऑफ पेनिस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस. नाउ वी विल मूव टू सेमिनिफेरस टिब्यूल्स. बढ़े आगे या लिख रहे हो कुछ? स्पीड ज्यादा है, पढ़ के नहीं आया हो क्लास में? बोला था मॉड्यूल से पढ़ के आना है. पढ़ के आओगे तो ये सब चीज ठीक लगेंगी, नहीं तो नोट्स बनाते रहोगे. धीरे धीरे नोट्स बना के रखने हैं, या फिर जो नया चीज लग रहा है यहाँ पे उसको नोट करना है. तो चीजें ऑलरेडी मॉड्यूल में लिखी हुई हैं, वो पढ़ के आओगे तो तुम लेट आए हो बेटा, क्लास में शुरू से नहीं आ रहे हो. अच्छा, चलिए. तो ये तो हो गया यहाँ पे एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. टेस्टीज के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल होती हैं 2 से 3, मैंने बताया था ना. तो एक काम करते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल को ऐसे काट के देखते हैं, यानी एक लोब्यूल का कट सेक्शन काटेंगे तो उसमें हमें 2 या 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल टीएस में कटी हुई दिखेंगी. तो एक ट्रांसफर सेक्शन अगर हम देखें यहाँ पे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का, तो वो किस तरीके का दिखेगा? मैंने आपको बताया था लोब्यूल होते हैं 300, एक लोब्यूल काटते हैं अपन. तो अगर एक लोब्यूल को कट करके देखें तो उसके अंदर हमें क्या दिखाई देगा, वो यहाँ देखिए. सपोज ये एक माइक्रोस्कोप के अंदर लोब्यूल का व्यू है, तो 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल होती है. मैंने समझाने के लिए यहाँ पे सिर्फ 2 बनाई हैं, ठीक है. तो ये है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, और ये 2 सेमिनिफेरस टिब्यूल के बीच में पाई जाने वाली खाली जगह, जहां पर जिसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस. इस इंटरस्टिशियल स्पेस में एक ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है लीडिक सेल्स. इन्हीं लीडिक सेल्स का दूसरा नाम क्या है? इंटरस्टिशियल सेल्स. ठीक है. अब होता क्या है, सेमिनिफेरस टिब्यूल देखो ऐसे काटा है टीएस, तो सबसे बाहर इसमें ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है. इस लेयर को हम कहते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया. नाम याद रखेंगे, ट्यूनिका प्रोप्रिया. ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है. इस लेयर के अंदर जो एपिथेलियम है वो क्यूबॉइडल सेल्स की एपिथेलियम है, और उसी में सेल डिवीजन से स्पर्म बनते हैं. तो अंदर यहाँ पे क्यूबॉइडल सेल्स की एपिथेलियम है जो मैं यहाँ बना रहा हूं. इस क्यूबॉइडल सेल की एपिथेलियम के बीच बीच में कुछ जाइंट सेल्स भी पाए जाते हैं जिनका साइज काफी ज्यादा बड़ा है. ये सब क्यूबॉइडल है ना, मैंने शेप जो भी बना रहा हूँ आप समझ जाओ, क्यूबॉइडल है. तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है. इसके बीच बीच में कुछ जाइंट साइज सेल्स भी हैं जिन्हें हम कहते हैं सर्टोली सेल्स. ये लेबलिंग के लिए आ सकती है इस तरह का स्ट्रक्चर. तो कुछ जाइंट साइज के सेल्स भी हैं, इन्हें कहते हैं हम सर्टोली सेल्स. ठीक है. तो ये रहे सर्टोली सेल. और बाकी ये क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम है. इसका नाम होता है प्राइमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम, पीजीई लिख देता हूं मैं. और इसके सारे सेल कैसे होते हैं? डिप्लॉइड. और सर्टोली सेल कैसे होते हैं? डिप्लॉइड. अरे डिप्लॉइड ही डिप्लॉइड है, अभी एप्लॉइड कहां से आया? बॉडी के सारे सेल है ना. तो ये सब जो है इस तरह से होते हैं. तो यहाँ पे मैं थोड़ा सिंबॉलिकली इस लेयर को ऐसे बना देता हूँ. यहाँ ये देखो दूसरी तरफ डायग्राम में, और इसके बीच बीच में मैं क्या कह रहा हूँ कि कुछ जाइंट सेल्स होते हैं ऐसे, वो मैं यहाँ बनाए दे रहा हूँ. अब एक चीज है जो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ाऊंगा. अभी मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, समझ में आया तो अच्छा, नहीं आया तो उससे भी अच्छा. ये प्राइमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम के जो सेल है ना, इनमें माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, और इनसे जो डॉटर सेल बनती है वो यहाँ अंदर जमा होने लगती है. यहाँ इन्हें स्पर्मेटोगोनियम कहा जाता है. ऐसे जमा हो जाती हैं यहाँ अंदर, पूरी लेयर बना के देखो. ये जैसे ये लेयर यहाँ बन गई है. और ये स्पर्मेटोगोनियम जो है
ये बाद में एनलार्ज होते हैं और बड़े बड़े हो जाते हैं साइज में। समझ में आ रहा है तो अच्छा, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, सुनते जाओ। बड़े बड़े हो जाते हैं और अगली जनरेशन इनकी उनके अंदर बड़ी बड़ी होकर यहाँ ऐसे जमा हो जाती है कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। इन्हें कहा जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो ये येलो लाइन जो है ये किसकी कॉन्सेंट्रिक लेयर्स है सर, है ना, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। बाद में इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइटों में मियोसिस 1 होता है, और मियोसिस 1 कैसा होता है, रिडक्शनल। तो 2n का क्या हो जाता है, n। तो इसके अंदर जो डॉटर सेल्स की लेयर बनेगी ना, वो दरअसल हैप्लॉइड है। बात समझ में आ रही है। इन्हें कहा जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर इनमें हो तो एक और लेयर यहाँ मैंने ऐसे बना दी, ये देखो, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की लेयर है। फिर इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वाले सेलों के अंदर मियोसिस 2 होगा ना, मियोसिस 1 हुआ था ना अभी, तो वो इक्वेशनल होता है। तो इस बार n का n ही रहेगा और कम नहीं होगा। और जो डॉटर सेल बनते हैं उन्हें कहा जाता है स्पर्माटिड्स, वो यहाँ जमा हो जाते हैं ऐसे। तो हर अगली जनरेशन पिछली जनरेशन के अंदर की तरफ ऐसे कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में जमा होती जा रही है। बाद में एक प्रोसेस होती है स्पर्मियोजेनेसिस, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको बाद में, जिससे ये मोटे मोटे गोल मटोल नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड लंबे लंबे पूंछ वाले स्पर्मेटोजोआ में बदल जाते हैं। तो ये कोर में भरे हुए हैं यहाँ देखो। तो हर अगली जनरेशन पिछली जनरेशन के अंदर की तरफ जमा होती चली जा रही है। बात समझ में आई। तो ये प्राइमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम से स्पर्मेटोजोआ बनने तक की जो प्रोसेस है ना, इसमें 72 डेज लगते हैं। टाइम फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं दिया एनसीईआरटी में, ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि 72 डेज लगे तो एक बार इजैकुलेशन हो गया तो अब दूसरी बार स्पर्म 72 डेज बाद आएंगे सीमन के अंदर। बनते रहते हैं, सप्लाई होते रहते हैं। जो फर्स्ट डे बना वो 72 डे तैयार हो गया, सेकंड डे बनने शुरू हुए 73rd डे आ गए, थर्ड डे वाले 74th डे आ गए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो एक कंटिन्यूस सप्लाई बनी रहती है और ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनते रहते हैं। तो ऐसा होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर। अब हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी पे जीएनआरएच गिरता है, पता है ना आपको। उसके रिस्पॉन्स में पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है एलएच। तो वो एलएच जब मेल की टेस्टिस पे गिरता है, तो एलएच को हम आईसीएसएच भी कहते हैं मेल के अंदर। तो उसकी वजह से मेल टेस्टिस से एक हार्मोन, लेडिक सेल से एक हार्मोन निकलता है, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। और ये हार्मोन मेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो अब जो मैं इधर लिख रहा हूँ ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको, पर मैं अभी दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इसमें से जब आना ही है एक, तो रिवाइज कर लेते हैं क्या जा रहा है। तो हमारा जो सुप्रीम कमांडर है वो पिट्यूटरी है, लेकिन उसका भी बॉस कौन है, हाइपोथैलेमस। और जो मैनेजर है, मास्टर ग्लैंड कौन है, पिट्यूटरी। मास्टर ग्लैंड का मास्टर कौन था, हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की। और एंटीरियर पिट्यूटरी जो मैनेजर है वो किसका मैनेजर है, टेस्टिस और ओवरी का। अब ये मेल है तो इसमें हम किसकी बात करेंगे, टेस्टिस की। तो होता ये है कि प्यूबर्टी आने के बाद जब हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी पर जीएनआरएच गिरता है, तो उसके रिस्पांस में पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं। जब हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी पे जीएनआरएच गिरता है तो इसके रिस्पांस में पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलेंगे, एलएच और एफएसएच। अब ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच है और दूसरा एफएसएच, एलएच को मेल में क्या कहा जाता है, आईसीएसएच। तो ये जो एलएच है जिसका नाम आईसीएसएच भी है, मैंने बताया क्यों। इसके रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं, इसके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं हमारे लेडिक सेल्स पे, जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। तो जब एलएच लेडिक सेल्स पे गिरता है तो इसके रिस्पांस में लेडिक सेल से एक हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जैसे ही ब्लड में आता है, यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस में ये क्या पाई जा रही है बताओ, ब्लड कैपिलरीज होती है ना यहाँ, इनसे ये एब्जॉर्ब हो जाता है। और एब्जॉर्ब होकर ये ब्लड कैपिलरीज से कहाँ चला जाता है, टेस्टिकुलर वेन से या ऑर्कियल वेन से बाहर बॉडी सर्कुलेशन में। और बॉडी सर्कुलेशन में जाने के बाद ये डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स और ऑर्गन करवाने लगता है। मतलब मेल के अंदर प्यूबर्टी आने के बाद दाढ़ी मूछ आना, आवाज भारी होना, एग्रेसिव नेचर, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर, स्ट्रॉन्ग फिजिकल बिल्डअप,
साइज, इंक्रीज इन द साइज ऑफ पेनिस और अदर सेक्स ऑर्गन्स, जो भी बॉडी के अंदर एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये सारे चेंजेस कौन करवा रहा है? टेस्टोस्टेरोन। कब करवा रहा है? प्यूबर्टी आने के बाद। तो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स एज वेल एज ऑर्गन्स, दोनों ये काम करवाता है। कौन? टेस्टोस्टेरोन। तो ये सब प्यूबर्टी के समय चेंजेस आते हैं, जो हमने एंडोक्राइन में भी देखे थे। लेकिन टेस्टोस्टेरोन की एक खासियत और है, अगर वो ब्लड में एक लिमिट से ज्यादा हो जाए, हार्मोन्स में जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म नहीं चलता है, तो जैसे थर्मोस्टेट प्रेस अगर एक लिमिट से ज्यादा गर्म हो गई है तो क्या होता है? वो खुद को ऑटो कट कर लेती है। ऐसे ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर एक लिमिट से ज्यादा हो गया है ब्लड के अंदर, तो वो नेगेटिव फीडबैक देके खुद को स्विच ऑफ भी कर सकता है। स्विच ऑफ नहीं, मतलब एक लिमिट से ज्यादा इंक्रीज होने से रोक सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्सेस टेस्टोस्टेरोन के बारे में, टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन से। दूसरा हार्मोन जो निकलता है पिट्यूटरी से, वो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच। अब ये जो एफएसएच है, इसके रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं? इसके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं हमारे सर्टोली सेल्स पे। सर्टोली सेल्स पे जाकर जब एफएसएच बाइंड करता है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ था ना, पर एक बार और ध्यान से पढ़ो, उस वक्त तो एक बार पढ़ा था ना। सर्टोली सेल्स पे जब एफएसएच बाइंड करता है, तो इसकी वजह से सर्टोली सेल, देखो ये आया एफएसएच, सपोज है ना, ये बाहर से आया और ये यहाँ आके सर्टोली पे बाइंड किया, बाहर से आ रहा है ना ये हार्मोन पिट्यूटरी से। तो इसके रिस्पांस में सर्टोली सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कई स्पर्माटोजेनिक सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, जिनकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और फिर ये सारे चेंजेस 72 दिन में स्पर्म बनने वाले ये सारे शुरू हो जाते हैं और स्पर्म बनने लगते हैं। रोज 150 स्पर्म बन रहे हैं, पर ये बहुत कम है। हमें चाहिए करोड़ों अरबों स्पर्म रोज। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की रेट को हजारों लाखों गुना एक्सेलरेट करना है। लेकिन ये काम तभी हो सकता है जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर टेस्टोस्टेरोन आए, और टेस्टोस्टेरोन तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर है। तो इसको अंदर कैसे लाएं? इसलिए सर्टोली सेल एक और प्रोटीन भी रिलीज करते हैं। इस प्रोटीन को कहा जाता है एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। एंड्रोजन कौन है यहाँ? एंड्रोजन है टेस्टोस्टेरोन। तो ये एबीपी जो सर्टोली सेल से रिलीज होता है, ये पहुंचता है यहाँ बाहर। कहाँ? इंटरस्टिशियल स्पेस, इसकी सरफेस पे। यहाँ पर कौन घूम रहा है? टेस्टोस्टेरोन इंटरस्टिशियल स्पेस में, जो अभी अभी इससे निकला है लेडिक सेल से। तो ये इसके साथ दोस्ती कर लेता है, कहता आओ कभी हवेली पे आओ, मिलने आओ घर को। तो टेस्टोस्टेरोन का चलो हवेली पे पार्टी है, आओ। तो ये इसको लेकर अंदर आता है, ये अपने आप तो अंदर आ नहीं रहा है ना। तो एबीपी और ये टेस्टोस्टेरोन मिले बाहर घूमते हुए, अगर तुमने कहाँ रूम ले रखा? हम तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में रहते, आओ कभी सैटरडे टेस्ट के बाद। तो ये पहुंच गया यहाँ। अब जब टेस्टोस्टेरोन यहाँ पहुंचा, तो ये यहाँ पहुंचने के बाद ये दो काम करेगा। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन अंदर आया, सबसे पहले जिसने इसे भेजा था एबीपी को, किसने भेजा था? सर्टोली सेल ने। ये जाके सर्टोली सेल को प्रणाम करता है और इन्हें खुश करता है, इनसे कहता है मेरे और बहुत सारे साथी बाहर हैं, उनको भी अंदर लाइए, बहुत सारे मॉलिक्यूल। तो ये सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है। तो सर्टोली सेल क्या करते हैं? और एबीपी सिक्रीट करते हैं, और एबीपी बाहर जाता है तो और टेस्टोस्टेरोन अंदर आता है, और टेस्टोस्टेरोन अंदर आता है तो और एबीपी सिक्रीट होता है, क्योंकि वो सर्टोली सेल को स्टिमुलेट कर रहे हैं। इसका मतलब सर्टोली सेल पे टेस्टोस्टेरोन के भी रिसेप्टर्स हैं, सिर्फ एफएसएच के ही नहीं। हालांकि ये क्वेश्चन नीट में अभी तक आया नहीं है, ये नीट पीजी वगैरह में पूछ लेते हैं कि और आपको, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है ना, स्टिमुलेट करेगा तो रिसेप्टर होंगे, पर हम जनरली इतना डिटेल में नहीं पढ़ते। तो अब ये सर्टोली सेल को और स्टिमुलेट करेगा, तो सर्टोली सेल से और एबीपी सिक्रीट होगा, और एबीपी सिक्रीट होगा तो और टेस्टोस्टेरोन अंदर आएगा। इधर टेस्टोस्टेरोन के अंदर आने से एक चीज और हो रही है, स्पर्मेटोजेनेसिस की रेट बढ़ रही है, और टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस की रेट शूट हो जाती है और हजारों लाखों गुना तेज हो जाती है। ठीक है, तो एबीपी बेसिकली कंसंट्रेट कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन को अंदर, जिसकी वजह से रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, और हजारों लाखों स्पर्म रोज बन रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, एक्सीलरेटर के ब्रेक लगाना भी तो जरूरी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि टेस्ट तो टेस्टोस्टेरोन अंदर आता ही जाएगा और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की रेट बढ़ती जाएगी, है ना।
अच्छा, जब ये स्पर्म नए बनते हैं इनके बारे में भी सुन लो। जो इमेच्योर स्पर्म बनते हैं ना, तो उस वक्त ये देखो सर्टोली सेल कितने बड़े बड़े हैं, जाइंट साइज के दिख रहे हैं आपको। तो इनके अंदर जैसे ही मियोटिक सेल डिवीजन होता है ना, इनका हेड वाला हिस्सा यहाँ अंदर घुस जाता है, किसके, सर्टोली सेल के इंटर साइटोप्लाज्म के अंदर, है ना। इससे इसको प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, क्योंकि स्पर्म है हैप्लॉइड और बॉडी के बाकी सारे सेल हैं डिप्लॉइड। तो कहीं बॉडी का इम्यून सिस्टम हैप्लॉइड को नॉन सेल्फ मान के इस पे हमला ना कर दे, इसलिए ये जो सर्टोली सेल हैं, ये सर्टोली सेल ब्लड टेस्टिस बैरियर की तरह भी काम करते हैं, यानी ये ऑटो डाइजेशन ऑफ स्पर्म्स को रोकते हैं। दूसरा ये क्या करते हैं, ये ना एंटी मुलेरियन हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं। ये वो हार्मोन है जो मेल के अंदर मुलेरियन डक्ट को यूट्रस में डेवलप नहीं होने देगा और छोटे छोटे सेमिनल वेसिकल बनाकर खत्म कर देगा। तीसरा काम जो सर्टोली सेल करते हैं वो है कि ये एबीपी सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तीन काम समझ में आया सर्टोली सेल के, तो ये तीन काम ये करते हैं। चौथा काम सर्टोली सेल का, ये इन स्पर्म्स को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। इसकी वजह से इन्हें नर्स सेल भी कहा जाता है। क्या आपको चार काम समझ में आ गए सर्टोली सेल के? क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा सर्टोली सेल का काम नहीं है, तो देख लेना आप कौन सा नहीं है ना। तीन कौन, चार कौन कौन से बताए अभी तक, फिर से बोल रहा हूं। पहला, स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब एफएसएच से बाइंड करके स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करना, है ना, स्पर्मेटोजेनिक सब्सटेंसेस रिलीज करना। दूसरा, एबीपी सिक्रीट करना। तीसरा, ब्लड टेस्टिस बैरियर। चौथा, नर्स सेल। चार हो गए, अब पांचवा अभी बताते हैं। चार हो गए कि नहीं हो गए? तो ये चार है सर्टोली सेलों के काम। अब एक चीज और है कि सर्टोली सेल नर्स सेल है, सभी नर स्पर्म जो है ना इनके अंदर घुसे रहते हैं और इनसे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। खाली जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये लिबरेट होते हैं सर्टोली सेलों से, जब इनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर जाना होता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। ये दिया हुआ है आपके मॉड्यूल में ना, स्पर्मिएशन। हर चीज लिखने का जरूरत नहीं, लिखोगे तो लगेगा बहुत फास्ट स्पीड है, और अगर आप पढ़ के आए तो आपको पता है कि इसमें से 80% बातें शीट में लिखी हुई है ना। बस उनको आप एक सीक्वेंस में बता रहा हूँ, कुछ आगे लिखी थी कुछ पीछे। तो ये सर्टोली सेल से जो स्पर्म रिलीज होते हैं इसे कहा जाता है स्पर्मिएशन। खैर, हम वापस अपनी बात पे आते हैं। तो ये सर्टोली सेल के चार काम तो ये हो गए। इधर क्या हो रहा है कि आप देखो, और टेस्टोस्टेरोन अंदर आ रहा है और स्पर्मेटोजेनेसिस की रेट बढ़ रहा है, तो और अंदर आ रहा है ना। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की रेट बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी जरूरत से भी ज्यादा। जब जरूरत से ज्यादा स्पर्म बनने लगेंगे तो सर्टोली सेल सबसे ज्यादा परेशान होंगे। बताओ क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे स्पर्म जो हैं, ये न्यूट्रिशन इनको देने की जिम्मेदारी किसकी है? सर्टोली सेल की। तो सब के सब सर्टोली सेल को परेशान कर रहे हैं कि तुम नर्स सेल हो, तुम ही हमें न्यूट्रिशन दोगे, न्यूट्रिशन दो, न्यूट्रिशन दो। तो पैदा हुए चले जा रहे हैं, सर्टोली सेल न्यूट्रिशन दे रहे हैं लेकिन और पैदा हो रहे हैं। तो जब ये इतना परेशान करने लगते हैं सर्टोली सेलों को, तो परेशान होकर सर्टोली सेल क्या करते हैं? इनहिबिन नाम का एक पेप्टाइड रिलीज कर देते हैं। कैसे मैं बनाऊंगा, एक सेकेंड। और ये जो इनिबिन नाम का पेप्टाइड सर्टोली सेल रिलीज कर रहे हैं, ये इनिबिन, तो इनिबिन एक इनिबिटरी पेप्टाइड है जो एंडोक्राइन सिस्टम में पाया जाता है। और उसका काम क्या होता है, क्या हो रहा है? तो जब ये सर्टोली सेल पे एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस का असर हो रहा है, तो ये परेशान हो गए, और परेशान होकर इन्होंने क्या किया, ये इनहिबिन रिलीज किया, जो अब एक नेगेटिव फीडबैक देगा पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को, ताकि एफएसएच के रिलीज को कर्टेल किया जा सके, क्योंकि यही तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एसेंशियल हार्मोन है। तो इससे स्पर्मेटोजेनेसिस की रेट को कंट्रोल कर लिया जाता है। अब क्वेश्चन आएगा कि नेम द हार्मोन एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ऑप्शन में हो एफएसएच एंड टेस्टोस्टेरोन, तो क्या लगाएंगे? बोथ, एफएसएच एंड टेस्टोस्टेरोन, है ना। पर अगर एक चुनना पड़ जाए तो ज्यादा सही क्या है? एफएसएच। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन सिर्फ उसको एक्सेलरेट करता है, बनाता कौन है? एफएसएच। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस इज एफएसएच। अब आप सोचो, किसी आदमी के अंदर अगर टेम्परेरीली स्पर्मेटोजेनेसिस को रोक देना है, मान लो
जैसे आपने ओसी पिल सुनी है, अब मान लीजिए कोई ऐसी ओसी पिल बनाई जाए जिसे पति खाएंगे, और जब तक वो खाएंगे तब तक उनके सीमन में स्पर्म नहीं बनेंगे, खाना छोड़ देंगे फिर बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी एक कॉन्ट्रासेप्शन का एम्स का क्वेश्चन है, कॉन्ट्रासेप्शन का तरीका हो सकता है ना। तो अगर हमें मेल में टेम्परेरीली किसी हार्मोन को सप्रेस करना है ताकि उसमें स्पर्म ना बने, टेम्परेरीली, परमानेंटली नहीं, तो कौन से हार्मोन को सप्रेस किया जाएगा? एफएसएच को। क्योंकि अगर आप टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस करने चलेंगे तो अनर्थ हो जाएगा, और स्पर्म फिर भी बनने बंद नहीं होंगे, 150 तो रोज बनेंगे ही। नहीं आ रही बात समझ में? और सारे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जो थे वो सब सप्रेस हो जाएंगे टेस्टोस्टेरोन की वजह से। लेकिन एफएसएच को सप्रेस करेंगे कोई नुकसान नहीं, बस स्पर्म नहीं बनेंगे, बाकी सब कुछ वैसे ही चलेगा, और स्पर्म बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो ये थे क्वेश्चन जनरली जो नीट में आते हैं, ये नीट के लेवल का क्वेश्चन था, है ना, कि किच हार्मोन हैज टू बी सप्रेस्ड। अब वो बाद में बताऊंगा कि उस हार्मोन को सप्रेस करने के लिए कौन सा हार्मोन दिया जाता है। कोई एंटी एफएसएच हार्मोन होगा, कोई ऐसा हार्मोन दे मेल ओसी पिल के अंदर बनाई जाए अगर, तो जो एफएसएच को सप्रेस करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? वापस आओ, वो सब कॉन्ट्रासेप्शन में देखेंगे। तो इस तरह से ये यहाँ पे ये साइकिल चलती है, और ये था मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के बारे में। तो टेस्टोस्टेरोन ये सारे काम करता है, लेकिन प्यूबर्टी से पहले भी वो एक काम करता है, जब वो इंट्रायूटेराइन लाइफ में थोड़ा सा सिक्रीट हुआ था, और वो था हेल्प इन डिसेंट ऑफ टेस्टिस। यहाँ तक क्लियर है? तो ये हमने यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पूरा खत्म कर लिया है। अब मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करूंगा। आपको कुछ बनाना है, पूछना है तो पूछ लो। हाँ, सर्टोली सेल के 5 काम। इनिबिन सिक्रीट करेगा, एंटी मुलेरियन हार्मोन सिक्रीट करेगा, एबीपी सिक्रीट करेगा, 3 तो हो गए सिक्रीशन। चौथा ब्लड टेस्टिस बैरियर, और 5वां नर्स सेल। 5 काम देख लिए। हाँ, क्या? एक और काम की बात बताता हूँ। सर्टोली सेल्स आर एक्चुअली फुल डेवलप्ड सर्टोली सेल्स आर ए मैमेलियन कैरेक्टर। मतलब मोस्टली मैमल्स में ही मिलते हैं, हालांकि फ्रॉग में भी सर्टोली सेल जैसे सेल होते हैं, बट दिस इज वन कैरेक्टर विच यू कैन से कि इज अ मैमेलियन फीचर। हाँ, अब बोलो। हाँ, तुरंत थोड़ा ना कि आज गोली खाई कल से स्पर्म बंद। जो मैन्युफैक्चरिंग में है वो थोड़ी रुक जाएंगे, तो 2-3 महीने खाने के बाद फिर। अच्छा, एफएसएच की जरूरत स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए पड़ती है, और स्पर्मेटोजेनेसिस में एक प्रोसेस होती है स्पर्मियोजेनेसिस, उसके लिए भी एफएसएच की ही जरूरत पड़ती है। ऐसा कुछ स्पेलिंग मिस्टेक पुरानी एनसीईआरटी में थी, अगर आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी को, है ना। दोनों के लिए एफएसएच की जरूरत पड़ती है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो खत्म हो गया, पर आगे बढ़ने से पहले क्यों ना एक बार एनसीईआरटी के डायग्राम्स देख लें, और एनसीईआरटी खोल के उसमें से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी पढ़ लेते हैं, ताकि कोई पॉइंट छूट रहा हो। एक पॉइंट छूट रहा है इसलिए कह रहा हूँ मैं ये बात, है ना। बताऊंगा अभी, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और आपको समझ में नहीं आएगा वो। तो पढ़ लें थोड़ी सी एनसीईआरटी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। हाँ, तो सही रटा मारा एनसीईआरटी का। यहाँ पे इसमें लिखा है कि यहाँ एक और तरह के सेल होते हैं, अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। अभी पढ़ते हैं ना, देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है। तुम पहले ऑनलाइन पढ़े हो? हाँ, तभी। हाँ भाई, चलो निकालें एनसीईआरटी। निकाल दो भाई। आ गया, आ गया। तो हम, चलो चलो मैं कर लूंगा।
चैप्टर 4 है ना? अच्छा हाँ, थर्ड। फोर्थ तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। ये क्या हुआ? ओ, इन्होंने 2 चैप्टर हटा दिए। चैप्टर 2 हो गया ना इसका मतलब। अभी देखना पड़ेगा, अंदर से मटेरियल भी हटा दिया होगा तो भी हम फिर पूरा पढ़ेंगे, हम नहीं देखेंगे इसको। मतलब देख लेते हैं क्या, अभी तो पता ही नहीं मेरे भी, क्योंकि एक्चुअली पता है ये है नहीं, दिस इज नॉट द सिलेबस ऑफ नीट यूजी। मैं आपको क्लियर बता दूं, एनसीईआरटी इज अ बेसलाइन। आपने देखा नहीं, आप एनटीए की खुद की ऐप पे जाके देखोगे, जो नीट अभ्यास और वो अभ्यास ऐप है ना उनकी, जिसमें जो उन्होंने बनाई है नीट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, देखिए ना, देखिए आपने, उसमें 25% क्वेश्चन आउटसाइड एनसीईआरटी से। मतलब हर 4 में से एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका एनसीईआरटी में जिक्र ही नहीं करी। आपने कितने लोगों ने सॉल्व करी है? वो करनी है वो आप, क्योंकि वो जिन लोगों ने बनाई है वही एनसीईआरटी का पेपर सेट करेंगे, या उनमें से कुछ लोग जिन्होंने अभ्यास ऐप बनाई है, सारे तो नहीं, पर उसी बोर्ड पैनल में से 2-4 लोग होंगे वहां पे। तो एक एनटीए की ना एक अभ्यास करके ऐप है, जो आप अपने डाउनलोड कर लेना, उसको भी प्रैक्टिस करो। हालांकि वही क्वेश्चंस देखी नहीं क्या आप लोगों ने? हाँ, टफ क्वेश्चन है। अरे एक बात बताओ, आउट ऑफ एनसीईआरटी अगर हैं उसमें क्वेश्चंस, तो उसमें लिखा क्या है ऐप में कि दिस ऐप इज फॉर प्रैक्टिस ऑफ नीट एंड जेई। अब है ना, जेई में तो बायो आएगी नहीं, नीट में ही आएगी, तो वो क्वेश्चन नीट के लिए ही उन्होंने लिखा है वहां पे, नीट यूजी की प्रैक्टिस के लिए है। तो करो उसको, ताकि उसमें कहीं तो हम उसके हिसाब से चलेंगे। मैं जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ ना, ये इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि एनटीए की गाइडलाइन, एनसीईआरटी इज नॉट द सिलेबस ऑफ एनटीए। मुझे कहीं लिखा हुआ दिखा देना सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी में, जहाँ एनसीईआरटी नीट के बुलेटिन में जहाँ ये लिखा हो कि एनसीईआरटी से आएगा पेपर, ये कहीं नहीं लिखा है ना? तो वो बोलते हैं, बात सही है, लेकिन हमें पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर करना है अकॉर्डिंग टू द। ये क्या बंद हो गया क्या? गर्मी कैसे हो रही? हाँ, कोई बोल दो उनको बंद हो गया है तक। हाँ, ठंड लग रही थी। कोई बंद करवा के आया था मुझे लग रहा है ऐसा। चलो थोड़ी देर में अभी ठीक हो जाएगा। हाँ, तो चलो हम पढ़ना शुरू करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डाउनलोड कर लें। ये तो उसमें से सिर्फ थोड़ा सा पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव वाला। देखो सिर्फ एनसीईआरटी तो नहीं होंगे सारे क्वेश्चन एनटीए के सॉल्व अभ्यास ऐप के, पर जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, उससे 100% हो जाएंगे, फिर कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो इसलिए जो एक्स्ट्रा बातें नोट करनी है वो आप कर लेना। चलो, so as you are aware, humans are sexually reproducing and viviparous. एक सेकेंड ना। चलिए, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस इंक्लूड गैमेटोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, जो कि 2 तरह के होते हैं, स्पर्म और ओवम। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल, जिसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन, और इसके लिए चाहिए होता है इंट्रोमिटेंट ऑर्गन। फिर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से जाइगोट बनता है, जो कि एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। फिर इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट होता है और उसकी वजह से एम्ब्रियो बनता है, जिसकी शुरुआती स्टेज को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ये हम पढ़ेंगे बाद में। और बाद में यूट्रस की दीवार से चिपकता है आके, इसे क्या कहा जाता है? इम्प्लांटेशन। और जो इंट्रा यूट्राइन लाइफ है, इसे कहा जाता है गेस्टेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन जिस दिन हो गया, उस दिन से लेके जब तक बच्चा बाहर नहीं आ जाता, पार्चुरेशन नहीं हो जाता, तब तक को गेस्टेशन कहते हैं। हाँ, पार्चुरेशन भी दिया हुआ, मतलब बच्चे के बाहर आने को क्या कहते हैं? पार्चुरेशन। तो ये सब इवेंट्स प्यूबर्टी के बाद ही स्टार्ट होंगे। और रिप्रोडक्टिव इवेंट मेल और फीमेल में रिमार्केबल डिफरेंस है।
ये डिफरेंस क्या है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ये पॉइंट्स अभी यहाँ यानी कि मैं इनको क्लियर करूंगा बाद में कि स्पर्मेटोजेनेसिस अनलिमिटेड होती है जबकि oogenesis जो है वो लिमिटेड होती है। बाप माँ बनने की एक उम्र है, मतलब 50-60 ईयर्स के बाद कोई भी आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कोई माँ नहीं बन पाया है क्योंकि मीनोपॉज आ जाता है। लेकिन बाप बनने की कोई उम्र नहीं है, 40-50-60-70 यहाँ तक कि 100 साल के लोग भी बाप बने। तो इसके क्या रीजंस हैं उन पे भी हम बात करेंगे, है ना। तो ये आगे पढ़ेंगे, अभी तो वहां पहुंचे नहीं। फिर आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विस रीजन में लोकेटेड। क्या कितनी बड़ी बात बताई है, तो खोपड़े में सोच रहे थे सब, है ना। तो क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दो, आधी चीजें तो गायब कर देते हैं। ये नहीं लिखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन मेल बॉडी, ह्यूमन बॉडी, है ना। तो इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये क्यों, चलो आगे बढ़ते हैं। हो सकता है इसमें कुछ चीजें मिस हो रही हो, तो अगर आपको पुरानी एनसीईआरटी से पूछना हो तो आप मेरे से अलग से पूछ लेना। अभी हमारे पास यही है तो हम इसमें से ही पढ़ेंगे। तो चलिए, ये क्या हो गया, अब नहीं होगा ठीक है ऐसा, पहले भी हो चुकी है समस्या। अरे यार, फिर हम, अगर ये अब की बार नहीं चलेगा तो हम फिर कभी पढ़ेंगे बाद में। मैं सोच रहा था साथ के साथ पढ़ा दूं ताकि कोई एक्स्ट्रा पॉइंट हो अगर, तो नहीं आ रहा। हाँ, पीडीएफ से पढ़ लें, हाँ ऐसा कर सकते हैं। डाउनलोडेड में अब आ जाएगा ऊपर फोल्डर, आ गया। तो इस फोल्डर में देख लेते हैं। चलो इसमें से देख लेते हैं। तो टेस्टिस यहीं से शुरू है ना। जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, आपने तो पढ़ा हुआ है ही वैसे। तो आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी कहाँ, स्क्रोटम में। और लो टेम्परेचर वही 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। इट नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। एडल्ट के अंदर टेस्टिस ओवल शेप होती है, डायमेंशन देख लेना 4 to 5 सेंटीमीटर इंटू 2 to 3 सेंटीमीटर। ये मैंने बताया नहीं था, आपके मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। उसके अलावा टेस्टिस पे कवरिंग होती है जिसमें 250 कंपार्टमेंट होता है जिन्हें हम कहते हैं लोब्यूल्स। तो ये भी हमने पढ़ा। फिर आगे, हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3, हमने 3 बोली थी, ये 1 से 3 कह रहे हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है जिनमें स्पर्म बनते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक तो वो प्राइमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम वाले सेल, और दूसरे कौन से होते हैं, सर्टोली सेल्स। तो मेल जर्म सेल में म्यूटिक सेल डिवीजन होता है और फाइनली दे लीड टू द स्पर्म फॉर्मेशन। जबकि सर्टोली सेल इनको क्या करते हैं, जर्म सेलों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। जर्म सेल मतलब के स्पर्म वाले सेल। तो मेल यहाँ तक हो गया। फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाले रीजन को इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। वहां पर कौन से सेल होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल या लीडिक सेल। लीडिक सेल क्या सिंथेसाइज करके सिक्रीट करते हैं, एंड्रोजन्स। कौन सा एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। ये भी लिखा हुआ है ना यहाँ। ये क्या आ गया बीच में, देखो कोई भी सेल जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सके वो इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल है। जैसे है ना, अब आपको जब मैं वो पढ़ाऊंगा इम्यूनिटी, तो मैं आपको एक बात बताऊंगा, जब पैथोजन आता है ना बाहर से, तो हमारे अंदर मैक्रोफेज होते हैं, एंटीजन प्रोसेसिंग सेल्स होते हैं। ये ना उसकी फोटो खींचते हैं पैथोजन की, कि पैथोजन के ऊपर जो एंटीजन है सरफेस पे उसकी डिजाइन क्या है।
क्योंकि बिल्कुल उसकी अपोजिट एंटीबॉडी बनानी होती है, आपने सुना होगा ऐसा, उससे जुड़ने के लिए, है ना। लॉक इन की, जैसे ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है, तो वो जो एंटीजन प्रोसेसिंग सेल्स होते हैं ना, वैसे ही वहां पे और भी इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स पाए जाते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि हमारी टेस्टिस के अंदर मैक्रोफेजेस हैं, फेगोसाइट्स हैं, और ऐसे सेल्स भी हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स भी जनरेट कर सकते हैं, नॉर्मली नहीं करते हैं। और अगर कर देंगे वो सेल्स इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट, तो ऑटो इम्यूनिटी भी हो सकती है किसी किसी की टेस्टिस में। बातें समझ में आ रही हैं? तो वो भी रीजन होते हैं इनफर्टिलिटी के, किसी की टेस्टिस में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जैसे किसी की टांग में हो गई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहीं भी हो सकती है ना। तो वैसे ही यहाँ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ भी इम्यून रिस्पांस जनरेट करने वाले सेल्स होते हैं और इम्यून रिस्पांस को कैरी आउट करने वाले सेल होते हैं। क्या जरूरत थी ये लिखने की, पर लिख दिया है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेल एसेसरी डक्ट्स क्या क्या होते हैं? रेटेटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडेमिस और वासा डिफरेंशिया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो टेस्टिस की होती है वासा एफरेंशिया में खुलती है थ्रू रेटेटेस्टिस। हमने पूरा सीक्वेंस पढ़ा है ना, ट्यूबुला इरेक्टा, फिर रेटेटेस्टिस, फिर वासा एफरेंशिया, फिर वासा एफरेंशिया टेस्टिस से निकलती हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेमिनेशन। सुना ये वर्ड, सेमिनेशन। जब टेस्टिस से स्पर्म बाहर आते हैं और कहाँ पहुंचते हैं? वासा एफरेंशिया में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेमिनेशन। सर्टोली सेल से निकले तो क्या बोला था? स्पर्मिएशन। टेस्टिस से बाहर वासा एफरेंशिया में घुसे तो सेमिनेशन। पेनिस से रिलीज हुए तो इजैकुलेशन। फीमेल बॉडी में डिपॉजिट हुए तो इंसेमिनेशन। समझ में आई बात? चलिए, तो ये चार टर्म हो गए। इसके अलावा वासा एफरेंशिया पोस्टीरियर सरफेस पे होती है इनके एपिडिडर्मिस, ठीक है, वहां से वो एपिडिडर्मिस में आते हैं और एपिडिडर्मिस बाद में वास डिफरेंस में जाती है, जो असेंड करता है एब्डोमेन में और लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, नॉट द यूरिनरी ब्लैडर, द यूरेटर, है ना। इट रिसीव्स ए डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल, बताया था मैंने आपको, और दोनों मिलके क्या बना लेते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। और दो इजैकुलेटरी डक्ट होते हैं, बताया था साइड व्यू में डायग्राम में। दोनों डक्ट जो है, दीज डक्ट्स, ये स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? यूरिनरी ब्लैडर से, और पेनिस में आती है, और जो ओपनिंग होती है यूरेथ्रस की, क्या बोलते हैं? पीनाइल मीटस या यूरेथ्रल मीटस। तो ये जो जेनाइटल ओपनिंग होती है ना, हमेशा स्लिट लाइक होती है, ऐसी, कभी सर्कुलर नहीं होती, क्योंकि हमेशा, मतलब जैसे एनल ओपनिंग गोल है, ओरल ओपनिंग भी गोल हो सकती है, पर जेनाइटल ओपनिंग हमेशा ऐसी स्लिट लाइक होंगी, चाहे ऐसी स्लिट लाइक, चाहे मेल हो चाहे फीमेल ओपनिंग हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना सर्कुलर मसल्स एब्सेंट होती हैं ओपनिंग पे। कौन सी मसल्स होती हैं? सिर्फ लॉन्जिट्यूडनल। तो जेनाइटल ओपनिंग्स आर ऑलवेज स्लिट लाइक। नाउ इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस इन द केस ऑफ मेल। नाउ आगे बढ़ेंगे इससे, तो इसके बाद इन्होंने एक डायग्राम दिया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, जिसमें आप देख सकते हैं, जैसे ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो ये जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है लाइन, लेबल नहीं किया है इन्होंने, पर दरअसल ये ट्यूनिका प्रोप्रिया हो गई, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। इसके अंदर ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसमें अलग अलग जनरेशंस दिखाई दे रही है आपको, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, और ये क्या आएंगे? स्पर्मेटोजोआ। और इसमें बीच बीच में सर्टोली सेल दिखाने चाहिए इनको, जो इन्होंने यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाए हैं। हाँ दिखाए हैं, ये कह रहे हैं ये बनाया नहीं, बनाया वैसे है, यहाँ पे मान लो है ना, मान लेना। और अंदर वाली लेयर ये ट्यूनिका प्रोप्रिया है, और ये जो बीच का स्पेस तुम्हें दिख रहा है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, जिसमें आपको लेडिग सेल भी दिखाई देंगे। तो ये एक डायग्राम है। इसके बाद मेल एक्सटर्नल जेनिटेलियम है, पेनिस के बारे में है। इसमें दो स्पेशल टिश्यूज हैं, मेड ऑफ स्पेशल टिश्यूज व्हिच हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। जो आगे वाला इनलार्ज एंड है उसको ग्लांस पेनिस कहते हैं, उस पे फोर स्किन है, फोर स्किन को ही हम प्रीप्यूस कहते हैं। मेल एसेसरी ग्लैंड में सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है और काउपर है। काउपर का नाम क्या है? बल्बो यूरेथ्रल। इनका जो सिक्रीशन है वो सेमिनल प्लाज्मा में कॉन्स्टिट्यूट करता है, जिसमें फ्रक्टोज होती है, कैल्शियम होते हैं और सर्टेन एंजाइम्स होते हैं। पर इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है कि फ्रक्टोज क्यों है, स्पर्म के फ्यूल का काम करता है, कैल्शियम क्यों है, क्लॉटिंग के लिए, सर्टेन एंजाइम भी इसीलिए है, और ये बल्बोरेथ्रल ग्लैंड लुब्रिकेट करता है ग्लैंड्स की आउटर सरफेस को। बस खत्म। स्पेशल टिश्यू कॉर्पस कैवर्नोसम्स, उनके अंदर साइनसेस होते हैं ना, वो स्पेशल टिश्यू है, जो सिलेंडर्स जिसके बने हुए हैं। बाकी
फ्रक्टोज का एक यूज और है मेडिको लीगल। इन द केस ऑफ ए मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए गर्ल, उसमें सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, अभी कोई रेप हुआ है या नहीं, तो ये सब चीजें देखने के लिए अगर वेजाइना में फ्रक्टोज मिलता है, क्योंकि वो एक सेमिनल कैरेक्टर, फीमेल वेजाइना में नॉर्मली फ्रक्टोज नहीं मिलता है, तो ये मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे काम आ सकती है ये चीजें। चलिए, तो और नहीं है इसमें, इतना ही है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कुछ पूछना है इसमें? मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ। हो सकता है पुरानी एनसीईआरटी में इससे ज्यादा हो, तो आप देख लेना अगर कुछ है। मुझे नहीं लगता, कुछ इतना ही था शायद, है ना? फिर भी अगर हो और आपको लगता हो कुछ है तो आप पूछ लेना बाद में। मैं अभी यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, जब तुम एमबीबीएस में जाओगे तो वहां आप एक चीज पढ़ोगे कि, हालांकि किडनी में बताऊंगा मैं, किडनी में मैंने बताई नहीं थी आपको। प्रोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक किडनी बताई थी मैंने, बताई थी ना, प्रोनेफ्रोटोम, मेसो। तो वो जो नेफ्रोटोम्स होते हैं ना, उनसे दो डक्ट्स गुजरते हैं जिन्हें हम मेसोनेफ्रिक डक्ट्स कहते हैं। बाद में वही डक्ट ओविडक्ट बनाते हैं। तो आप इतना याद रखो, जैसे मान लीजिए ये फीटस है, फीटस का एब्डोमेन है, तो फीटस के एब्डोमेन में दो डक्ट्स होते हैं, मेसोनेफ्रिक डक्ट, जिनका आगे वाला हिस्सा जिसे हम मुलेरियन डक्ट कहते हैं, वो मिड लाइन में ऐसे जुड़ता है। अब सपोज यहाँ पे फीमेल फीटस का एब्डोमेन है, तो इस एब्डोमेन में दो डक्ट्स ऐसे आ रहे हैं। ये नीट में नहीं आएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए 2 मिनट सुन लो। दो डक्ट्स इस तरह से आ रहे हैं, एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है। तो फीमेल फीटस के एब्डोमेन में आ रहे ये दोनों डक्ट्स आकर ऐसे मिड लाइन में जुड़ जाते हैं। मेल में ये दोनों मुलेरियन डक्ट मिड लाइन में क्यों नहीं जुड़ पाते? क्योंकि इधर वाला छोटा सा यूं रह जाता है, इधर वाला यूं रह जाता है, क्योंकि मेल में क्या रिलीज हो रहे हैं? एंटी मुलेरियन हार्मोन। पर फीमेल में दोनों मुलेरियन डक्ट मिड लाइन में आके जुड़ जाते हैं और एक कॉमन डक्ट इस तरह से बना लेते हैं, इसे कहा जाता है ओविडक्ट। ठीक है, अभी जो ओविडक्ट बन गया है ना, इसका पाइप थोड़ा पाइप में ही घुस जाता है ऐसे नीचे के हिस्से में, ये देखो, और इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है। तो दिस स्ट्रक्चर इज द ओविडक्ट। अब डिपेंड करता है कि ये जानवर ओवीपेरस है या विविपेरस है। अगर ये जानवर ओवीपेरस है, यहाँ पे ओवेरीज होते हैं, बाद में बताऊंगा मैं, तो वो ओवेरी से अंडा आएगा और ऐसे बाहर निकल जाएगा। कुछ नहीं, अंडा ही तो बाहर निकलना है, वो यहाँ से निकल जाएगा ओविडक्ट से। ओविडक्ट नाम से समझ में आ रहा है, अंडे के बाहर निकलने का पैसेज है। यहाँ ओवेरीज होती हैं, चलो मैं बना देता हूँ, हालांकि मैं इसको थोड़ा बाद में पढ़ाऊंगा। तो ओवेरीज से एग आता है और ओविडक्ट के थ्रू यहाँ से ऐसे निकल जाता है। यह हिस्सा ओविसैक कहलाता है और यह हिस्सा क्लोएका कहलाता है। लेकिन अगर ये विविपेरस है तो इधर बच्चे को इधर रोक के रखना है, और यहाँ पे प्रेगनेंसी होगी, बच्चे को अंदर पकड़ के रखना है, तो ओविडक्ट मोटा और मजबूत होना चाहिए। तो इस ओविडक्ट के अंदर जो पतली सी स्मूथ मसल की लेयर होती है, विविपेरस एनिमल्स में वो मोटी हो जाती है, और उसकी मोटाई भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से बढ़ती है। सबसे मोटी पता है वो कहाँ होती है? बीच वाले हिस्से में। तो यहाँ इसकी थिकनेस सबसे ज्यादा बढ़ती है, ये देखिए। सो इन द केस ऑफ, और सबसे कम कहाँ बढ़ती है? इन लेटरल हिस्सों में। सो इन द केस ऑफ विविपेरस एनिमल्स या विविपेरस मैमल्स, क्योंकि मैमल ही होते हैं जनरली, the oviduct differentiates into 3 parts based on the thickness of the middle layer, that is the smooth muscle layer. सबसे ज्यादा थिकनेस कहाँ इंक्रीज होती है? बीच वाले हिस्से में, देखिए यहाँ पर। तो in the case of viviparous animals, the oviduct differentiates into 3 parts. बीच वाले हिस्से की थिकनेस सबसे ज्यादा इंक्रीज होती है, ये देखिए यहाँ पे। और इन लेटरल हिस्सों की थिकनेस सबसे कम इंक्रीज होती है। और अंदर ये तो आपको पता ही है, ये एपिथेलियम की लेयर है, ये इधर भी है और इधर भी है, यहाँ भी है। मतलब ये म्यूकोजल लेयर है, इस पे आएंगे बाद में, मल्टीपल लेयर्स होती है इसमें, एक ही नहीं।
तो ये 3 लेयर्स इस तरह से बन जाती है। तो ओविडक्ट डिफरेंशिएट्स इनटू 3 पार्ट्स इन द केस ऑफ विविपेरस एनिमल्स। द सेंट्रल पार्ट जिसकी थिकनेस सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है, दिस इज कॉल्ड एज द यूट्रस। और ये उल्टी नाशपाती की तरह दिखता है, इन्वर्टेड पीयर की तरह। तो होता ये है कि इस हिस्से की थिकनेस देखिए और इंक्रीज हो रही है। मैं थोड़ा और इसको ठीक से बना देता हूँ। तो ये जो सेंट्रल पार्ट आपको दिख रहा था ना, इसकी थिकनेस, अभी आप बनाओ मत, आप देखो पहले इसको, इसकी थिकनेस सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रही है। ये कहलाता है यूट्रस। और लेटरल हिस्से जिनकी थिकनेस सबसे कम इंक्रीज हो रही है वो क्या कहलाते हैं? फेलोपियन ट्यूब। ये कहलाते हैं फेलोपियन ट्यूब। और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? वेजाइना। तो ये 3 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड हो जाता है। अब यूट्रस का जो हिस्सा वेजाइना में घुसा हुआ है या प्रोट्रूड कर रहा है, इसको देखिए आप, ये कहलाता है सर्विक्स। So this part of uterus is known as the cervix. However, this is the body. जो ये ऊपर वाला हिस्सा है बॉडी का, इट में ऑल्सो बी कॉल्ड एज द फंडस। तो सिर्फ यही फंडस नहीं है, ये पूरा फंडस है। देखो ये पूरा फंडस है ये। और इम्प्लांटेशन यही होगा, कहाँ? फंडस में। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। एनसीईआरटी ने इधर किया है, हम यहाँ करेंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है फंडस। तो ऊपरी हिस्सा फंडस कहलाता है, और जो वेजाइना में प्रोट्रूड कर रहा है वो सर्विक्स कहलाता है। सर्विक्स की जो ओपनिंग वेजाइना में खुल रही है, इसे कहते हैं ऑस एक्सटर्ना। ऑस मतलब ऑरिफाइस। तो ये एक्सटर्नल ओपनिंग है, इसे कहा जाता है ऑस एक्सटर्ना। और जो सर्विक्स की ओपनिंग अंदर खुल रही है, अंदर कहाँ? बॉडी के, इसे कहते हैं ऑस इंटरना। ये ओवेरीज हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, पहले हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन देख रहे हैं। तो उल्टी नाशपाती की तरह दिखता है यूट्रस। इसको हम सिंपल यूट्रस, ह्यूमन फीमेल का यूट्रस बता रहा हूँ, सिंप्लेक्स या पायरीफॉर्म यूट्रस भी कहते हैं। कई फीमेल्स में खरगोशों की तरह, जानवरों की तरह ऐसे चैम्बर होता है, ऐसे बाइकॉर्नुएट यूट्रस कहते हैं। तो वो आपको नहीं पढ़ना है। नॉर्मली ह्यूमन फीमेल्स में ये वाला होता है पायरीफॉर्म या सिंपल यूट्रस, सिंप्लेक्स कहते हैं। और इसका कुछ पार्ट आप देख रहे हैं नीचे, कहाँ पे? वजाइना के अंदर प्रोट्रूड कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और, ये तो हो गया फंडस, ये होगी बॉडी, ये सर्विक्स, ये नीचे वजाइना है। ठीक है, ये जो लेटरल हिस्से हैं जिनको हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, इनके भी 3 पार्ट्स हैं। पहला हिस्सा तो आप ये देखिए, थोड़ा सा फेलोपियन ट्यूब का ये वाला हिस्सा, जो दरअसल यूट्रस की दीवार के मोटे होने की वजह से अंदर घुस गया है। किसके अंदर घुस गया है? फेलोपियन ट्यूब का कुछ हिस्सा यूट्रस में घुस गया है। ठीक है, इसे कहते हैं इंट्राम्यूरल या इंटरस्टिशियल पार्ट, इधर और इधर। ये फेलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट है? आईएम। आईएम मतलब इंट्राम्यूरल। और ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट दिख रहा है तुम्हें, ये कहलाता है इस्थमस। ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब के 3 हिस्से हैं, इंट्राम्यूरल पार्ट, इस्थमस, और फिर जो वाइड पार्ट यहां पे दिख रहा है आपको, ये कहलाता है इनफंडिबुलम। अब जहां पे ये घूम रहा है, देखो जहां पे फेलोपियन ट्यूब घूम रही है, ये वाइडेस्ट पार्ट हो गया ना, देखो ये टर्न वाला हिस्सा, ये दिख रहा है, ये इसे कहा जाता है एम्पुला। तो एम्पुला, इस वाले हिस्से को हमने कह दिया वाइडेस्ट हिस्से को, और इसके आगे वाले हिस्से को मेनली हम इनफंडिबुलम कह रहे हैं इधर। तो ये लेबलिंग एज इट इज वही एनसीईआरटी वाली है, ये आपको याद रखनी है। इनफंडिबुलम फनल जैसा हिस्सा है, जिसमें आगे ऐसे ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं फिम्ब्रियाई। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हैं, ये कहलाते हैं फिम्ब्रियाई। और इन फिम्ब्रियाई के आगे छोटे छोटे छेद हैं, जो फेलोपियन ट्यूब की कैविटी को
पेल्विस की कैविटी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। इन छेदों को कहा जाता है ऑस्टियम, प्लूरल में क्या बोलेंगे, ऑस्टिया। तो फिम्ब्रिया और फिम्ब्रिया में आगे क्या है, ऑस्टिया। तो यूट्रस वजाइना तो वजाइना ही है। यूट्रस के दो हिस्से हैं, फंडस और सर्विक्स। फंडस मतलब बॉडी और सर्विक्स, बॉडी का ऊपरी हिस्सा फंडस कहलाता है। फेलोपियन ट्यूब के तीन हिस्से, इंट्राम्यूरल पार्ट, इस्थमस और इनफंडिबुलम। इस्थमस और इनफंडिबुलम के जंक्शन पे कहीं एम्पुला होती है, जो वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब है, और फर्टिलाइजेशन यही होता है। कहाँ, एम्पुला में। क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद एग के पास पूंछ तो है नहीं जो तैर के आगे निकल जाए, तो वो बस एम्पुला तक ही आ पाता है और यही इंतजार करते हुए मर जाता है। अगर इस बीच स्पर्म आ गया तो स्पर्म आएगा स्विम करके, कहाँ से, वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब से कहाँ तक आएगा, एम्पुला में, और एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज एग लुढ़कता हुआ वापस इधर आएगा और यहाँ आके चिपकेगा, इसे क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। तो ये टुवर्ड्स द ओवरी वाला जो एंड होता है ना फेलोपियन ट्यूब का, ये प्रॉक्सिमल एंड कहलाता है। जबकि टुवर्ड्स द यूट्रस वाला एंड कौन सा कहलाता है, डिस्टल एंड। तो ये याद रखना, ये प्रॉक्सिमल एंड है। प्रॉक्सिमल एंड मतलब ओवेरी के तरफ वाला एंड, और डिस्टल एंड मतलब जो एंड किधर है, यूट्रस की तरफ। इतने कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर कभी आ जाते थे कि प्रॉक्सिमल से डिस्टल फेलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट कौन से हैं, तो पहले इनफंडिबुलम, फिर इस्थमस, फिर इंट्राम्यूरल, है ना। तो ऐसे ये है। तो ये तो हो गया यहाँ पे किस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। वाइड हिस्सा इनफंडिबुलम है और फिर आगे उंगलियां जैसी निकली हुई ये फिम्ब्रिये हैं, और इनमें छेद है, ऑस्टिया है। तो ये दोनों तरफ ना ऐसे ओवेरी को कवर करके ऐसे खड़े हुए हैं। जैसे जैसे मान लो सपोज ये ओवेरी है, जैसे मैं राइट साइड से देखो ये ओवरी है, तो ये मेरी आर्म ना, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये हथेली इनफंडिबुलम है, और ये उंगलियां क्या है, फिम्ब्रिया। ये ऐसे है ये, और इधर वाली ऐसे। तो ओवरी से जब एग रिलीज होगा ना, तो ये फिम्ब्रिया उसे पकड़ने के लिए तैयार है। तो ओवरी से जो एग रिलीज होता है भाई, वो तो पेल्विक कैविटी में रिलीज होता है, यहाँ यहाँ। इसलिए उसको सिलोम में रिलीज हो रहा है ना एग, तो इसलिए ओवरी से रिलीज होने वाले एग को हम लोग सिलोमिक एग बोलते हैं, क्योंकि ये फेलोपियन ट्यूब में नहीं रिलीज होता है। क्वेश्चन आएगा कि ह्यूमन फीमेल में एग कहाँ रिलीज होता है, तो आंसर सीलोम लगा के आना, फेलोपियन ट्यूब मत लगा देना। कहाँ रिलीज होता है, सीलोम में। लेकिन फिम्ब्रिया ऐसे पकड़ लेते हैं, है ना, ऐसे खड़े हैं, तो जैसे ये दोनों तरफ ये फिम्ब्रिया बिल्कुल ऐसे कैच करने के लिए तैयार, बेस्ट फील्डर खड़ा है ऐसे युवराज सिंह की तरह, जैसे ही एग रिलीज होगा ये ऐसे ऐसे कैच कर लेंगे, और कैच करके ये ऑस्टिया नाम के छेदों से फिम्ब्रिया ऐसे अंदर घुसा देंगे। कहाँ घुसा देंगे, एम्पुला में, और एम्पुला में आके एग रुक जाएगा, यहीं पड़ा रहेगा, ये स्पर्म आए चाहे ना आए। तो इसे कहते हैं हम ओव्यूलेशन। तो इस तरह से ये एम्पुला में पहुंचता है। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के बारे में फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, बाद बताऊंगा कि ये जनरली जो मैं बता रहा हूँ वो जनरली है, कोई रूल नहीं है। दूसरी चीज भी होती है, पर जनरली ये होता है। जनरली ओव्यूलेशन अल्टरनेट ओवरी से होता है। आपको अगर दो ओवरी हैं, कब से होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। और ये कोई रूल नहीं है, हो सकता है ऐसा भी हो जाए जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। पर जनरली अल्टरनेट ओवरी से होता है। क्यों अल्टरनेट ओवरी से जनरली होता है, इसका रीजन बाद में बताऊंगा। लेकिन कभी कभी दोनों ओवरी से एक साथ भी हो सकता है, तो डबल भी हो सकते हैं, या एक ही ओवरी से दो भी हो सकते हैं। जनरली एक बार में एक होता है, और अल्टरनेट ओवरी से होता है। सुन लीजिए, जनरली एक बार में एक होता है और अल्टरनेट ओवरी से होता है, पर इसके बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। एक बार में एक ही ओवरी से एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है 3-4 महीने एक ओवरी से होता रहे, या दोनों ओवरी से हो जाए। तो ये सब बातें हम बाद में पढ़ेंगे, जुड़वा बच्चे अलग अलग तरह के, ठीक है। अभी हम इतना जान रहे हैं कि जनरली अल्टरनेट ओवरी से होता है और एक बार में एक होता है ह्यूमन के केस में, जनरली ज्यादातर। तो ये तो हो गया फीमेल एक्सटर्नल जो जेनिटेलिया है, इंटरनल जेनिटेलिया मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, उसकी हल्के से आइडिया कि कौन सा हिस्सा क्या कहलाता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, इसमें कोई दिक्कत।
कभी डेवलपमेंट बात तक होता है, ये लेट डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट जो होता है ना मेल के अंदर, ये बहुत लेट तक चलता है। चलिए पहले गोनैड बनेंगे ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पहले प्रॉपरली बन चुके होते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया। एक चीज और है, इसकी हिस्टोलॉजी भी देख लेते हैं, हिस्टोलॉजी ऑफ ओविडक्ट। ये जो 3 लेयर मैंने यहाँ पे बनाए हैं, ओविडक्ट ही है ना ये, चाहे यूट्रस हो, चाहे फेलोपियन ट्यूब हो, चाहे वजाइना हो, है तो तीनों क्या, ओविडक्ट ही है। और ओविडक्ट में ना 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहर वाले लेयर को बोलते हैं सीरोसा, बीच वाले लेयर को बोलते हैं स्मूथ मसल लेयर, और अंदर वाले लेयर को क्या बोलते हैं, म्यूकोजा। तो बस इन्हीं लेयर्स की जो थिकनेस है ना वो अलग अलग होती है। तो चलो फिर से उसी डायग्राम को एक बार फिर देखते हैं। तो जैसे 3 पार्ट्स मैंने आपको बॉडी के बताए थे, एक तरफ बना देता हूँ ऐसे। तो फेलोपियन ट्यूब को देखिए, सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या होता है, सिरोसा। सिरोसा इज ए लेयर ऑफ विसरल पेरिटोनियम। इसके बाद बीच में जो सेकंड लेयर होती है फेलोपियन ट्यूब में, इधर इसका नाम क्या है, स्मूथ मसल लेयर। ये पतली सी लेयर है, इसका कोई अलग से नाम नहीं है, इसे हम स्मूथ मसल लेयर ही कहते हैं। ये सब जगह है। और सबसे अंदर वाली जो तीसरी लेयर है, इसे हम कहते हैं म्यूकोजा। तो यहाँ पे भी जो तीसरी लेयर है ये है म्यूकोजा। यहाँ पे जो म्यूकोजा है ना, इसमें 2 तरह के सेल्स हैं, सिक्रीटरी सेल्स और सिलिएटेड सेल्स। सिक्रीटरी सेल फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, जिस फ्लूइड में स्विम करके स्पर्म एक्ट तक आएगा। और जो सिलिएटेड सेल हैं वो प्रॉक्सिमल से डिस्टल की तरफ बीट कर रहे होते हैं, इस तरफ, ताकि फर्टिलाइज्ड एग को लुढ़का लुढ़का के कहाँ पहुंचाया जा सके, यूट्रस में। समझ रहे हैं बात को, यूट्रस में पहुंचाया जा सके। तो वो इधर से इधर बीट कर रहे हैं। फिर आप ये पूछ सकते हैं कि स्पर्म जो है वो जब अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है तो इसलिए उसे बाहर क्यों नहीं भगा देते। नहीं आ रही बात समझ, स्पर्म बहुत छोटा है। एक बात बताओ, अगर आप ऐसे ऐसे हाथ हिला के किसी को ऐसे बाहर निकलना चाहोगे और छोटी सी एक 1 मिलीग्राम का कोई छर्रा में फेंकूंगा तो जरूरी थोड़ी टकरा जाए, लेकिन फुटबॉल फेंकूंगा तो टकरा जाएगी हाथ से। और तो वो इतना छोटा है कि इसलिए उस पर असर नहीं रहता। अंडा 1000 गुना बड़ा होता है स्पर्म से। तो अंडे को सरकाया जा सकता है सिलिया से, स्पर्म को नहीं सरकाया जा, बहुत छोटा है। समझ रहे हैं बात को। तो ये सिलिया इधर की तरफ बीट करते रहते हैं लगातार। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइज एग को फिर आगे लुढ़काते हैं, नहीं तो वो 2 दिन में नष्ट ही हो जाएगा। ये बातें देखते हैं बाद में। तो ये तो हो गया यहाँ पर 3 लेयर्स के बारे में। अच्छा, सेम 3 लेयर, विसरल पेरिटोनियम वाली लेयर, स्मूथ मसल लेयर और म्यूकोसा, यही सेम 3 लेयर यूट्रस में भी होती है, बस उनके नाम अलग है। सबसे बाहर जो विसरल पेरिटोनियम वाली लेयर होती है, इसका नाम यहाँ पे क्या होता है बोलो, पेरीमेट्रियम। जो बीच में जो दूसरी लेयर होती है स्मूथ मसल वाली लेयर, ये यहाँ काफी ज्यादा मोटी होती है, और इनफैक्ट प्रेगनेंसी के दौरान और ज्यादा मोटी हो जाती है और बन जाती है हमारे शरीर में पाई जाने वाली लार्जेस्ट स्मूथ मसल या इनवॉलंटरी मसल। इसे क्या बोलते हैं हम, मायोमेट्रियम। तो ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली लार्जेस्ट इनवॉलंटरी मसल कौन सी है, प्रेग्नेंट फीमेल की मायोमेट्रियम। और जो तीसरा लेयर है यहाँ अंदर, इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। म्यूकोजा वाला जो लेयर है, दिस इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। और यहाँ जो म्यूकोजा है ना, इसमें सिलेटेड सेल नहीं होते, सिर्फ कौन से सेल होते हैं, सिक्रीटरी, जो सिर्फ क्या सिक्रीट करते हैं, फ्लूइड। इस तरह वजाइना में भी सिलेटेड सेल नहीं होंगे, क्योंकि सिलेटेड सेल की जरूरत सिर्फ फेलोपियन ट्यूब में ही थी। अच्छा, ड्यूरिंग ए मेंस्ट्रुअल साइकिल पेरीमेट्रियम में कभी कोई चेंज नहीं आता है, चाहे कोई भी फीमेल हो, फर्टाइल फीमेल हो, नॉन फर्टाइल, पेरीमेट्रियम में कोई चेंज नहीं आएगा। मायोमेट्रियम में चेंजेस आते हैं सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान। जबकि जो एंडोमेट्रियम है, उसमें एक फर्टाइल फीमेल में पूरा महीना चेंजेस आते रहते हैं। पहले इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है, फिर इसका कुछ हिस्सा झड़ जाता है, फिर इंक्रीज होने लगती है। तो ये पूरा महीना चेंज होती है इन अ फर्टाइल फीमेल। ये सिर्फ प्रेगनेंसी में चेंज होती है, और ये वाली पेरीमेट्रियम कभी भी चेंज नहीं होगी। तो मायोमेट्रियम प्रेगनेंसी में एनलार्ज होती है, एंडोमेट्रियम पूरा महीना, और पेरीमेट्रियम कांस्टेंट रहती है। अच्छा, यही में जो एंडोमेट्रियम वाला लेयर है ना, ये सर्विक्स में जो म्यूकोजा है,
इसमें थोड़े फोल्ड आए हुए होते हैं, म्यूकोजल फोल्ड, इन्हें कहते हैं आर्बर वाइटेई यूटेराई। आर्बर वाइटेई यूटेराई, ये जो म्यूकोजा के फोल्ड यहाँ दिख रहे हैं आपको, कहाँ, सर्विक्स में। फिर ये सर्विक्स किस में खुल रहा है, वजाइना में। वजाइना में भी ये 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहर वाले लेयर को ट्यूनिका एडवेंटिशिया बोल देते हैं, आउटर मोस्ट लेयर है। बीच में जो है स्मूथ मसल का लेयर है, और सबसे अंदर जो यहाँ पे लेयर है वो है म्यूकोजा वाला लेयर। तो म्यूकोजा वाला लेयर जो है इट इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स। इन फोल्ड्स को हम वेजाइनल रूगेई बोलते हैं। जैसे स्टमक में नहीं रूगेई, वैसे यहाँ पे भी है। तो इस म्यूकोजा में ही ब्लड कैपिलरीज वगैरह भी होती हैं, और ये अल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करती है। वजाइना का नेचुरल पीएच एसिडिक है, लेकिन कोपुलेशन के समय ये म्यूकोजा अल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करती है लुब्रिकेशन के लिए और इस पूरे पैसेज को अल्कलाइन बनाने के लिए, नहीं तो स्पर्म डैमेज हो जाएंगे। और उसके अलावा नॉर्मली पीएच कैसा रहता है, एसिडिक, क्योंकि एसिडिक पीएच में बैक्टीरिया इतनी आसानी से प्रोलिफरेट नहीं करेंगे और इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़ा सा कम रहेंगे, पर कोपुलेशन के समय पीएच चेंज होता है। तो ये म्यूकोजा के फोल्ड में ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं। तो ये वेजाइना में जो तीसरा लेयर है म्यूकोजा वाला लेयर, इसी में से म्यूकोजा का एक फोल्ड अक्सर वेजाइनल ऑरिफाइस को पार्शियली ढक लेता है। इस फोल्ड को हम कहते हैं हाइमन। अब जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ढके, पर अक्सर ये ढक लेता है। और ड्यूरिंग फर्स्ट सेक्सुअल कांटेक्ट इस हाइमन के रप्चर होने से कुछ ड्रॉप्स ब्लीडिंग हो सकती है, but this is not considered to be a true sign of virginity. Reason being, there are 3 types of reasons. Number one, हाइमन और भी चीजों से रप्चर हो सकता है, जैसे हॉर्स राइडिंग, हाई जंप, या एक्सेसिव साइकिलिंग, या फिर इंसर्शन ऑफ अ वेजाइनल टेम्पोन। एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। अभी वेजाइनल टेम्पोन क्या है, बाकी तो आप समझ गए। अभी जनरली इंडिया में कम यूज होता है, बाहर ज्यादा यूज होता है। जैसे किसी फीमेल में बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है और नॉर्मल सैनिटरी पैड उस ब्लीडिंग को नहीं रोक पाता है पीरियड्स के दिनों में, तो और उसको वर्किंग फीमेल उसको बाहर भी जाना है, तो वेजाइनल टेम्पोन इस तरह के एक इंस्ट्रूमेंट है जो वेजाइना को प्लग कर देता है। इससे क्या होगा, जो भी फ्लूइड है ना वो सर्विक्स से बाहर आ ही नहीं पाएगा, और बाद में जब वो फीमेल वापस घर आएगी तो इसको टेम्पोन को हटा देगी, रिमूव कर देगी। जब ये रिमूव हो जाएगा टेम्पोन, तो फिर फ्लूइड वापस से फ्लो हो सकता है। पर ऑब्वियसली ये हाइमन को डैमेज कर देगा, इसलिए इन एन अनमैरिड फीमेल इट इज नॉट यूज। तो ये तो हो गया हाइमन डैमेज क्यों हो सकता है। कई बार क्या होता है कि हाइमन के डैमेज होने से ब्लीडिंग नहीं होती है, क्योंकि हाइमन इतना रिग्रेस्ड होता है कि उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है, सो इट मे नॉट ब्लीड। एंड समटाइम्स हाइमन में ब्लीड मोर देन वंस, लाइक पहली बार में रप्चर नहीं होता, 2 3 4 बार, तो इट इज नॉट अ ट्रू साइन ऑफ वर्जिनिटी, बिकॉज अ female who is not having a hymen may still be virgin, and a female who bleeds more than once may also be the case. तो ये इसको ट्रू साइन ऑफ वर्जिनिटी नहीं मानते हैं। तो ये तो हो गया फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया से पहले का हिस्टोलॉजी। नाउ फाइनली हम इसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करते हैं, यानी ये जो ओपनिंग है वेजाइनल ओपनिंग, ये कैसे दिखती है। इसको कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स जो वहां पे होते हैं उनको हम वल्वा कहते हैं। सो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं, हिस्टोलॉजी तो मैंने बता दिया है यहाँ पे ओवी तक की। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कितनी देर बची है, हो गया टाइम। हाँ, तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में मैं अगली क्लास में बता दूंगा। और स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट भी पढ़ना है, वो भी पढ़ लेंगे इसमें से। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है तो पढ़ के आना अगली क्लास में। हम्म,